नमस्कार दोस्तों। कहानी हम सब की में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। दोस्तों, पिछली बार हमने प्रतिभा सिंह की कहानी का पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में प्रतिभा ने अपने बचपन से लेकर अपने प्रोफेशनल करियर की जर्नी तक हमें बताया था। प्रतिभा ने हमसे यह भी शेयर किया था कि उनका सेक्सुअल प्रेफरेंस लेस्बियन है। आखिर समाज को ध्यान में रखते हुए, अपने माता पिता की इच्छा को ध्यान में रखते हुए प्रतिभा ने शादी तो कर ली थी, लेकिन प्रतिभा इस शादी से खुश नहीं थी और इसकी बात उन्होंने अपने पिताजी से कही थी और आखिर यही कहा था कि आप कहते हैं तो मैं वापस चली जाऊंगी, लेकिन शायद इसके बाद अब इस बारे में मैं आपसे कभी कोई बात नहीं कर पाऊंगी। इसके आगे क्या हुआ यह हम आज देखेंगे पार्ट 2 में। तो आइए देखते हैं प्रतिभा के पिताजी ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया प्रतिभा की इस बात को। मैंने एक पॉइंट आया, मैंने डिसाइड किया कि डैड नहीं हो रहा है मेरे से, और आप जब तक जिंदा हो आई कैन टेक योर सपोर्ट एंड पॉसिबली गेट आउट ऑफ इट। अगर आप कल नहीं होते तो मेरे पास कोई चारा नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं होता कि मुझे इससे कोई निकाले। डैड ने शुरू में तो ही वाज लाइक नहीं नहीं ट्राई करो, कोशिश करो, एंड स्टैंडर्ड डायलॉग ऑफ द सोसाइटीज, बच्चा कर लो सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। बच्चा तो बहुत दूर की बात है, शादी कर लिया। पर डैड वाज वेरी वेरी मतलब सरप्राइजिंगली वेरी सपोर्टिव लेटर। उनको ये मुझे बोलना पड़ा कि शायद ये आखिरी बार होगा, आप मुझे पुश कर रहे हो कि आप जाओ, फिर से ट्राई करो, फिर से कोशिश करो, बट शायद इस बार मैं आपका मन रखने के लिए ये कर भी लूं, पर दोबारा मैं वापस आकर ये चीज नहीं बोलूंगी आपको, क्योंकि मेरे लिए वो मैंने बोल दिया और इसके आगे मैं और नहीं बोल सकते इस बारे में। तो मेरे लिए वो एंड था। तो मैंने पिताजी को ही बोला कि ये मैं आखिरी बार आपसे बोल रहा हूँ, आप फिर भी चाहते हैं कि मैं जाऊं तो इसके बाद मैं दोबारा नहीं आऊंगा। समवेयर ही फेल्ट द पिंच एंड ही इज लाइक ठीक है, डोंट गो। He decided, don't go. He said, I don't want to lose you, so don't go. I was like, okay. And then I took almost 1 year's time to file the divorce and get out of it, and different mental trauma that happens because I was not okay to sleep with a man. So there is a different level of mental trauma attached to that, because you end up sacrificing your body when you're mentally not prepared. But I ended up doing that because I was part of a marriage, also thinking that my sexuality is sacrificed, तो मेरे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है बट ये करना है. So mental trauma to deal with that, mental trauma of the society asking कि अरे क्या हो गया, तुम वापस आ गई हो, अपने माँ बाप के घर में हो. और मैं उस टाइम पे इतनी चिड़चिड़ी हुआ करती थी कि मैं बोलती थी, मेरे पिताजी को अक्सर मैं बोला करती थी, मेरी माता जी तो खैर बहुत मतलब गऊ टाइप के, वो हमेशा बोलते बेटा मैं क्या बोलूं. मैंने कहा सबको बोलना मुझसे आके बात करे. क्योंकि उस टाइम पे शायद मेरे अंदर इतना चिड़चिड़ापन आ चुका था कि मैं ये बोलने के लिए तैयार थी कि ये मेरी जिंदगी है और मुझे मेरे तरीके से जीने दो. काफी कुछ हो रहा था दिमाग में उस टाइम पे, फिजिकली मेंटली काफी स्ट्रगल्स जो है वो एक इंसान जो उस चीज से गुजरता है वही समझ सकता है. और उसके बाद बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में ठान लेता है कि अब मुझे मेरी जिंदगी मेरे टर्म्स पे जीनी है. मैंने पिताजी के लिए, सोसाइटी के लिए, दोस्तों के लिए काफी सारी चीजें कर ली है. मेरे खुद के लिए कब करूं, मतलब खुद के लिए तो मैंने कुछ नहीं किया है. तो तब ये डिसीजन आया कि अब से मेरी जिंदगी मेरी होगी और मेरे टर्म्स पे होगी, और मुझे जो कुछ भी करना है मेरी जिंदगी में, जो शायद मैं बचपन में भूल गए थे, मतलब बचपन से जवानी के बीच में जो चीजें मैं कर रही थी, जो बचपन में अक्सर बच्चे करते रहते हैं और पेरेंट्स कभी नहीं बोलते ये मत करो या ये करो या, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे फिर से वो सारी चीजें करनी है जो शायद मैंने छोड़ दी है या शायद मैं करना चाहती हूँ अपनी जिंदगी में. फिर मैंने ढूंढा और मैं ऐसे लोगों से मिली जो एलजीबीटी कम्युनिटी से थे. तो मुझे ड्यूरिंग माय डिवोर्स एट द सेम टाइम मैं अपने जैसे लोगों को ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जो चीज स्वाहा कर दी थी, शायद अब टाइम आ गया है कि मैं उसको उठा लूं और अब मैं इम्बाइब कर लूं अपने अंदर, कि शायद कि मेरी आत्मा जो है ना वो कंप्लीट फील करे, क्योंकि मैंने उस चीज को साइड में रख दिया था और बोला था कि खत्म. And all this while
nobody in that family also knew about your preference. Neither your parents knew about nobody it. nobody in fact I remember मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर किया था इन लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस की यार डर डर के कि मुझे तुझसे एक बात शेयर करनी है बिफोर मैरिज कि यार मैं ये शादी तो कर रही हूँ पर पता है मुझे शायद लड़कियां पसंद है। तो उसने मुझे बोला था कि ये जस्ट फेज होता है, हर किसी के लाइफ में आता है, तुझे शादी कर लेनी चाहिए, ये फेज चला जाएगा। तो क्योंकि मेरे पास सिर्फ वो पीस ऑफ एडवाइस थी विद दैट कॉन्फिडेंस इन दैट पर्सन, सो मैंने उस चीज को डाल लिया अपने कान में और बोला कि चलो चढ़ जाओ सूली पे और कर लो शादी। बिकॉज शायद वो बोलते हैं ना उस टाइम पे वो पीस ऑफ एडवाइस ही मुझे सही लगी और मैंने वो पीस ऑफ एडवाइस इनवाइब कर लिया। बट लेटर इन लाइफ उस दौरान वो स्ट्रगल के दौरान ऑफ माई डिवोर्स एंड एवरीथिंग आई मेट लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द एलजीबीटी कम्युनिटी एंड मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद एक नई जिंदगी, एक नई दुनिया मिल गई। एंड उसके बाद देयर वाज नो टर्निंग बैक। मुझे फिर ये सब करते करते 28 साल हो गए थे, शादी शादी डिवोर्स करते करते 28 29 हो गए थे। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट नाउ आई कैन एक्सेप्ट माई सेल्फ। एक साई ऑफ रिलीफ, एक गहरी सांस आई है बोलकर कि हाँ अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे जैसे और भी लोग हैं और सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ इसी तरीके का जद्दोजहद चल रहा है जो शायद हर कोई अपने लेवल पे डील कर रहा है। शायद सब शादी नहीं कर रहे हैं बट शादी करने का प्रेशर है, या पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ये तुम नहीं हो तो तुम शादी कर लो। जो वो बोल भी रहे हैं कि नहीं मैं सेम जेंडर को बिलोंग करता हूँ और मैं सेम जेंडर को लाइक करता हूँ, तो भी पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं तुम ये नहीं हो, तुम फिर भी शादी कर लो, करके देखो शादी, शायद ये बदल जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ जब इकट्ठा होकर आप सारे बातें शेयर करते हो ना, तो आपको लगता है कि समाज आपको नहीं समझ पा रहा है, पर जब सेम लोग समझ पाते हैं तो आपको लगता है कि अब नाउ आई एम सेफ, एक सेफ वाली फीलिंग आती है। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि हमारे समाज का एक ढांचा बन गया होता है और हर व्यक्ति जो इस समाज का हिस्सा है उसको उसी एक ढांचे में फिट करना होता है। उससे यही एक्सपेक्टेड होता है कि बस आप इसी दायरे के अंदर रहो। यदि कोई इस दायरे से निकलकर बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसे बिल्कुल एक अलग व्यक्ति समझकर धुतकार दिया जाता है। दोस्तों, आज की जो नई पीढ़ी है, जैसे मान लीजिए हम प्रोडक्ट की यदि बात करें तो नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते रहते हैं, वर्जन 2.0 वर्जन 3.0, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे वो गाड़ियां हो, कई अलग अलग चीजों में इस तरह से नए नए वर्जन आते रहते हैं। और ठीक इसी तरह से हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, अगली पीढ़ी जो है, उनके साथ भी ये होता है। जो नई पीढ़ी आती है ये बहुत सारी बातें सीख करके अपने साथ लेकर के आती है, मानो जैसे एक एडवांस्ड वर्जन हो। और इसीलिए हो सकता है उनकी चॉइसेस कुछ अलग हो, उनके प्रेफरेंसेस कुछ अलग हो। जैसे मान लीजिए कोई एक लड़का हो सकता है जो कि डांस में अपना करियर बनाना चाहता है, कोई एक लड़की हो सकती है जो कि आर्मी में अपना करियर बनाना चाहती है। तो क्या हम उन्हें वो जैसे हैं उसी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते? क्या उनके स्किल्स, उनकी एबिलिटीज को देख करके जिस दिशा में वो आगे बढ़ना चाहती है, क्या हम उन्हें प्रोत्साहित नहीं कर सकते कि वो उस दिशा में आगे बढ़े? लेकिन होता क्या है ना कि एज पेरेंट्स हमारे अपने विचार होते हैं और हमें ये लगने लगता है कि बच्चे हमारी सुनते नहीं है। और ठीक उसी तरह बच्चों का अपना एक विचार होता है, उनकी अपनी एक विचारधारा होती है और उन्हें ये लगने लगता है कि मेरे माता पिता मुझे समझ नहीं पा रहे। और इसका परिणाम ये आता है कि आपस में जो कम्युनिकेशन एक माता पिता और बच्चे के बीच में होना चाहिए वो कहीं ना कहीं अटक जाता है। और इस वजह से बच्चा एडवाइस के लिए घर के बाहरी दुनिया में खोजने लगता है। लेकिन अब इसका कोई आवश्यक तो नहीं है कि जब बच्चा बाहर निकले एडवाइस खोजने के लिए तो उसे बिल्कुल सही एडवाइस मिले। हो सकता है बच्चे की इस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा के कोई उसे भरमा भी सकता है और बच्चा हो सकता है किसी एक गलत दिशा में आगे बढ़ने लगे। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे महाभारत में भी है, जहां कर्ण की वल्नरेबिलिटी को देखते हुए दुर्योधन ने उसका फायदा उठाया था। हमारे बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा
हो सकता है, तो क्यों ऐसा ना हो कि हम हमारे बच्चों को जैसे वो है उसी तरह से एक्सेप्ट करें, उनकी चॉइसेस को एक्सेप्ट करें, उनके एस्पिरेशंस, उनके ड्रीम्स को हम एक्सेप्ट करें। दोस्तों, आगे हमने प्रतिभा से यही पूछा था कि यदि ये जो प्रेफरेंस की बात है ये नेचुरल है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि समाज इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो आइए सुनते हैं प्रतिभा क्या कहना चाहती है। So in spite of all this, see, it's what we understand, like you said, कि ये तो बचपन से ही फीलिंग थी। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ जबरदस्ती किसी ने कि नहीं मुझे ये करना है, बिल्कुल सोच करके आप कुछ कर रहे हो, ये तो ये वाली बात है नहीं। बिल्कुल ये एक शायद नेचुरल जो भगवान ने इस इट्स तरह वेरी से, नेचुरल या isn't it? या So then what is it that which stops people from accepting it as being natural? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो मुझे ऐसा लगता है कि पता है अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में आते हैं और मासेस जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी समझती है, तो इट्स अ हर्ड मेंटालिटी, राइट? कि सारे एक एक डायरेक्शन में चल रहे हैं और किसी ने भी डायरेक्शन बदला तो लोग बोल स्टार्ट ब्लेमिंग कि यार देख वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, भटक गया है, बोलते हैं। हम्म तो ये नहीं सोचते हैं कि शायद उसकी सोच अलग है या शायद वो कुछ नया देख रहा है। अनफॉर्चुनेटली वो हर्ड, एक झुंड में चलने की जो आदत है ना लोगों की, तो वो हमेशा झुंड में चलना पसंद करते हैं और झुंड वाली चीजें फॉलो करते हैं। और जो भी इस झुंड से हटकर होता है या अलग चलने की कोशिश करता है उसको लोग बोलते हैं इसके साथ मत रहना, ये भटक गया है। पर ये नहीं बोलता कोई या इस तरीके से नहीं सोच पाता कि ये अलग सोच रहा है, कुछ लोग इसके साथ भी जाओ। तो वो मुझे लगता है ये ज्यादातर झुंड मेंटालिटी है कि एक ही साथ इकट्ठे चलो, एक ही तरह सोचो, लाइफ कट जाएगी, निकल जाएगी। आउट ऑफ द बॉक्स किसी को सोचना ही नहीं, या जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं उनके बारे में नहीं सोचना। तो कोई भी चीज हम आउट ऑफ द नॉर्मल तुम्हारे परसेप्शन के हिसाब से वो नॉर्मल है, बट इस नॉर्मल के आगे भी बहुत सारे परसेप्शन हैं जो हम एक्सेप्टेंस में ला सकते हैं। सोच बदलने की जरूरत है, या शायद आपका देखने का नजरिया और बढ़ाने की जरूरत है। सिर्फ इतना ही देखोगे तो सिर्फ इतना ही देख पाओगे। वो चार दीवारी वाली एग्जांपल है ये। आप चार दीवारी में अगर हमेशा अपने आप को पाओगे तो इस चार दीवारी के बाहर क्या है वो तो आप कभी नहीं देख पाओगे। तो इस चार दीवारी से बाहर निकलो और दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में देखने के लिए। सिर्फ LGBT क्या, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान मिस कर देता है जानना। जैसे मैं बहुत अक्सर बोलती हूँ, जो लोग शायद इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं, अगर वो एक बार इंटरनेशनल जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो वो शायद अपने देश में नहीं देख पाते, वो दूसरे देश से देखकर सीख सकते हैं। जैसे डिसिप्लिन ऑफ ट्रैफिक, आप दूसरे देशों से देखकर सीख सकते हो, पर वो तब होगा जब आप वो एक्सपीरियंस करोगे। आप वहां जाओगे, वो ट्रैवल करोगे, उनका डिसिप्लिन देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि शायद हमारे देश में इस चीज की जरूरत है और शायद आप उस तरफ बढ़ोगे। पर जब आप इस चार दीवारी से नहीं निकलोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। दोस्तों, ये प्रतिभा की सबसे बड़ी स्ट्रगल थी कि उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रहा था, और हम चाहते हैं कि ये एक्सेप्टेंस हो, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि एक्सेप्टेंस आए कैसे, या पहली बात कि एक्सेप्टेंस क्यों नहीं होता। देखिए, हमारे मन में कई तरह के बायसेस होते हैं, कई तरह के हमारे प्रीकंसीव नोशंस होते हैं, हम जजमेंट हर एक के बारे में या हर चीजों के लेकर के बनाने लगते हैं। ये क्यों होता है? ये जो मानसिकता है ना, ये एक ऐसी मानसिकता हम कह सकते हैं जैसे एक कुएं का जो मेंढक होता है ना, बस ये ठीक उसी तरह की मानसिकता है। जिस मेंढक को ये लगता है कि बस यही दुनिया है और इसके बाहर कुछ नहीं है, लेकिन हकीकत इसके ठीक विपरीत है। इसके बाहर की दुनिया तो और भी बड़ी दुनिया है, और जब ये बात हमारे साथ होती है ना, तो हमें नहीं पता चलता कि कौन कौन सी और ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम जानते भी नहीं है। तो यदि एक्सेप्टेंस लाना चाहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अपने आप को ओपन माइंडेड रख करके बाकी चीजों की ओर देखना होगा। जैसे प्रतिभा ने कहा कि यदि आप दूसरे देशों में जाते हैं तो बहुत सारी बातें वहां से भी सीख सकते हैं। जैसे ट्रैफिक डिसिप्लिन के बारे में उन्होंने कहा था कि हमारे देश में यदि उस तरह का ट्रैफिक डिसिप्लिन आए तो हमारा जीवन कितना सरल हो सकता है। ठीक इसी तरह से हमारे देश की भी यदि हम बात करें तो हमारे देश में भी
अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रीत रिवाज है, लोगों के रहन सहन का ढंग अलग अलग है। तो हम यदि हमारे देश में ही लोगों से मिले, जाकर के बात करें, सुने, उनके बारे में कुछ पढ़ें, तो हमें पता चलेगा कि कितने अलग अलग तरह के कल्चर हमारे देश में भी है और किस तरह से हम इन सारी बातों को बिना जजमेंट के एक्सेप्ट कर सकते हैं। और नेचर भी तो हमें यही सिखाता है ना। पानी की हम बात करें, जो बहता पानी होता है ना, वो नदी बन जाता है और उसे हम गंगा माता कहते हैं। और जो पानी ठहरा हुआ होता है वो एक नाला बन जाता है, वहां से बदबू आने लगती है। तो क्या हम हमारे जीवन को या हमारे विचार को, हमारी मानसिकता को उस बहते पानी की तरह नहीं बना सकते? इसके बाद हमने प्रतिभा से ये पूछा कि उनका जो ये अपना प्रेफरेंस था अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर के, ये किस तरह से इन्होंने दुनिया के सामने रखा, ये सभी लोगों को डिक्लेयर करने के लिए इतनी हिम्मत उन्होंने कहां से और कैसे जुटाई। तो आइए सुनते हैं प्रतिभा ने क्या कहा। प्रतिभा, दैट यू काइंड ऑफ इतना सारा होने के बाद यू डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू डिक्लेयर दिस, let the world know that this is my preference. And also, how did you gather that courage then? तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खुद का सेल्फ कमिंग आउट वाज इजियर इन द कम्युनिटी। तो वो बोलते हैं ना कि क्योंकि वो समझ सकते हैं तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ ये मैं हूँ। पर मेरा बिगेस्ट कमिंग आउट बोलते हैं हम इसमें कि व्हेन डिड यू कम आउट एज अ एज अ लेस्बियन और एज अ पर्टिकुलर जेंडर और एज अ पर्टिकुलर प्रेफरेंस और एज, सो मुझे ऐसा लगता है कि आई वाज डेटिंग अ वुमन एंड सरप्राइजिंगली मुझे मेरे डैड से बहुत डर लगता था कि आफ्टर डिवोर्स हाउ डू आई गो एंड टेल हिम कि डैड मेरा प्रेफरेंस हमेशा से ये रहा था। एंड वो सुने और वो इस चीज पे रिएक्ट नहीं करे या उनको मेंटली या फिजिकली किस चीज का इफेक्ट नहीं होने चाहिए। जैसे मेरी बहन को मैंने आई रिमेम्बर सबसे पहले कहा था कि दोबारा ये जब मुद्दा निकला था कि ठीक है डिवोर्स हो गया कोई बात नहीं, एक परिवार से नहीं जमा तो दूसरा परिवार ट्राई कर लो, फिर शादी कर लो। तो मुझे याद है कि मेरी बहन आई हुई थी, शी डजंट स्टे विद अस, शी इज मैरिड एंड सेटल्ड। सो उसने ये मुद्दा छेड़ा था कि क्या तुझे फिर से शादी करनी है? तो मैंने पूछा किससे? तो उसने बोला किससे का क्या मतलब है, क्योंकि उस टाइम पे मैं ऑलरेडी अपने आप को एक्सेप्ट कर चुकी थी कि शायद मैं अब किसी लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती या किसी आदमी के साथ शादी नहीं कर सकती। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा तू मुझे बचपन से देख रही है और तुझे पता है मुझे अक्सर लड़कियों में इंटरेस्ट रहा है, या ये लड़की मेरी दोस्त थी, या ये लड़के, कभी लड़कों के साथ देखा तूने? उससे बोला हाँ तू हमेशा क्रिकेट खेलने जाते थे। मैंने कहा हाँ, लड़के दोस्त नहीं बने कभी मेरे, सिर्फ लड़कियां ही क्लोज फ्रेंड बनी और सिर्फ लड़कियों से ही मैंने हमेशा एसोसिएशन रखा। तो उसको समझ में नहीं आया, उसने पूछा तू बोलना क्या चाहती है? मैंने कहा मुझे शादी करनी है पर लड़की से करनी। और वो उछल पड़ी एकदम, तू क्या कह रही है, ये क्या बात कर रही है तू? क्योंकि उसके भी नॉलेज में सिर्फ उतना ही था। आप समझ रहे हैं? अगर हम जब इस बारे में रीड करते हैं या किसी की बातें सुनते हैं तब हमको समझ में आता है कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। बट जब उसकी खुद की बहन ये चीज बोल रही थी तो उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या है और क्यों है। मैंने कहा ये कोई बीमारी नहीं है, तो इसको बीमारी की तरह रिएक्ट मत करना कि चल मैं तुमको तेरे को ठीक करा देती हूँ डॉक्टर के पास। मैंने कहा ये ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मेरे लिए मेरी बहन होने के नाते इसके बारे में थोड़ा रीड करेगी तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। तो उसने बोला कि ठीक है मैं रीड कर लूंगी, पर क्योंकि मेरी बहन है वो और क्योंकि वो मम्मी पापा से भी उतना ही अटैच था तो उसने तुरंत जाकर मम्मी को बोल दिया कि मम्मी तुझे पता है इसको लड़कियां पसंद है। पर मेरी माँ को कुछ नहीं समझ में आया। मेरी माँ ने बोला वो क्या होता है? तो मेरी बहन बोलती है कि उसको लड़की से शादी करनी है, लड़के से नहीं करनी। तो मेरी माँ एकदम शॉक, हे भगवान ये क्या हो गया? मैंने कहा माँ इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा अभी कोई नहीं, और मैं शायद कोशिश करूंगी कि मैं आपको ये सारी चीजों के बारे में समझा सकूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो जाकर कहीं पढ़े। मैं उनको शायद वीडियो के जरिए या बातों के जरिए समझा सकती हूँ। मैंने कहा मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं आपको बैठकर इस चीज पर बात करूंगी और तो आपको समझाऊंगी, आपको समझ में आएगी चीजें, आप मेरी माँ हो आपको समझ में आएगा, आप मुझसे प्यार करते हो।
मेरे को थोड़ा टाइम दे दो इस चीज के ऊपर। पर अ, वो मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन था, बट तब मैंने ये सोच लिया था कि अब तो मैं समझा के रहूंगी। मेरे लिए वो एक लर्निंग बन चुका था कि मैं, चलो सबसे पहले अपने परिवार से शुरू करते हूँ कि मैं इनको समझाऊं कि इसका मतलब क्या होता है, या ये कोई बीमारी नहीं है, या इसके लिए मुझे किसी बाबा के पास ले जाकर झाड़ फूक कराने की जरूरत नहीं है। माँ बाप हमेशा बच्चों का भला सोचते हैं, तो वो ये सारी चीजें करना चाहते हैं, पर शायद क्या, मतलब मैं ये समझना बोलना चाह रही हूँ कि वो शायद नहीं समझ सकते कि ये क्या है, इसलिए वो ये सारे मीडियम या ये जरिए ढूंढते हैं कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो। उनका नियत खराब नहीं है उसके पीछे। Absolutely. तो एक एक महीने के अंदर अंदर मेरी बहन ने काफी रिसर्च कर लिया था, और उसने आकर मुझे बोला कि बहन, तूने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो तब मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहन ने टाइम निकाला कि वो पढ़े इस बारे में, और फिर मुझे आकर पूछा भी कि तूने पहले क्यों नहीं बताया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे खुद को समझने में टाइम लगा, पर मैंने अब बता दिया है, तो अब दिक्कत नहीं है। पर सबसे बड़ा सवाल था कि मैं चाहते थे कि मेरे पिताजी गुजर जाए उससे पहले मैं ये सवाल उनको, ये सारी चीजें उनको बता दूं, क्योंकि मैं अपने दिल में इसको रख कर या ऐसा कभी नहीं सोचूं कि वो चले गए और मैं ये चीज उनको बता नहीं पाई। तो ये चीज थी, और मैं मौका ढूंढ रही थी कि मैं कब बोलूं कब बोलूं कब बोलूं, और भगवान ने वो मौका मुझे दिया। मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उन्होंने पिताजी को फोन किया कि अरे मेरे पास एक रिश्ता आया है, और ऐसे ऐसा परिवार है, तो क्या आप आपकी लड़की को फिर से शादी करना चाहेंगे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कि अच्छा सुनो, बुरा मत मानना, पर फिर से एक रिश्ता आया है, और उनको तुम पसंद हो। मैंने कहा पसंद हूँ, मैंने कहा, उन्होंने पूछा तुमको दोबारा शादी करनी है क्या। फिर मैंने अपने दिमाग में सोचा कि शायद ये सही मौका है, उन्होंने मुझसे सवाल किया है और शायद मैं जवाब देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा पिताजी मैं आपको एक चीज बोलने वाली हूँ, आप इसको अच्छे से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सो इज लाइक हाँ हाँ बताओ। मैंने कहा मैं शादी करना चाहती हूँ, पर किसी लड़के से नहीं, एक लड़की से करना चाहते हो। और तब तक मैंने मम्मी को सब कुछ समझा दिया था, बता दिया था ऐसा होता है ऐसा होता है। तो मम्मी एकदम हैरान हो गई कि भगवान, इसने सच में बोल दिया पिताजी को। और मेरे पिताजी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उठी, मैंने कहा क्या आपने कोई बात नहीं है बोला। मैंने कहा आपने सवाल तो ठीक से, मतलब जवाब तो ठीक से सुना था ना। उन्होंने बोला हाँ हाँ सुन लिया मैंने, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में एक कंपेनियन हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी है या औरत है। और मैं बहुत रोई उस दिन, बहुत रोई, क्योंकि मैं शायद बहुत साल से अपने दिल में ये डर लेकर घूम रही थी कि मैं इनको बता दूंगी तो शायद मुझे घर से निकाल देंगे, या शायद बहुत मार पड़ेगी, या शायद पता नहीं कुछ भी रिएक्शन हो सकता था, या शायद उनको कुछ हो सकता था Exactly. इमोशनली। बट उन्होंने इस चीज को इतने कूलली बोला कि तुम अपने लिए सिर्फ एक कंपेनियन ढूंढ लो, तुम, मैं चाहता हूँ कि तुम किसी, तुम्हारे साथ कोई रहे, बाकी मेरे को किसी चीज से दिक्कत नहीं है। मैंने कहा थैंक यू। मैं शायद बहुत साल से ही अपने अंदर लेकर घूम रही थी, पर ये बोलने से बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। तो जब वो मिल गया मुझे, उसके बाद मैंने बोला अब मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे कहीं पे भी खड़ा कर दो, क्योंकि मैंने माता पिता परिवार वाले दोस्त सबको बता दिया। मैंने कहा अब मुझे कहीं पे भी रख दो, अब मैं जो मैं हूँ वो बोलने से एक बार भी नहीं कतराऊंगी, एक बार भी नहीं शर्माऊंगी, और इसको लोगों को बताऊंगी कि ये कोई बीमारी नहीं है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है, और किसी के परिवार में हो सकता है। बिल्कुल। लोगों को ऐसा लगता है कि चलो हमारे परिवार में नहीं, उसके परिवार में है, चलता है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। पर अगर ये आपके परिवार में हो, तो आप इसको कैसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे, आपको ये सोचना जरूरी है, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे लिए उसके बाद नो लुकिंग बैक था। एंड पता है एक और इंटरेस्टिंग चीज, उस रात डैड रोए थे, क्योंकि वो भी अपने दिमाग में ये चीज प्रोसेस कर रहे थे कि हमेशा उनको एक माइंडसेट रहा है, पेट्रियार्की इतनी बड़ी रहती है हमारे सोसाइटी में है, कि हमेशा ये लगता है कि एक आदमी ही घर चला सकता है, ये एक आदमी ही ये चीज प्रोवाइड कर सकता है। या उन्होंने मेरे से ये सवाल भी पूछा था कि आ, हमारा नाम, बोलते ना खानदान का नाम आगे कौन बढ़ाएगा। मैंने कहा पिताजी हमको खुद को नहीं पता रहेगा हमारे जाने के बाद कि कौन कहाँ क्या आगे बढ़ा रहा है,
तो उसकी चिंता अभी क्यों? हम इस सोच में कहीं ना कहीं अपने आप को इतना ज्यादा डाल देते हैं कि हमारा नाम, हमारे खानदान का नाम आगे नहीं बढ़ रहा, तो हम अपने बच्चों पे इतना प्रेशर डाल देते हैं कि शादी करो, बच्चा करो, लड़का करो, ताकि नाम आगे बढ़ सके। एक प्रेशर एक लड़के पे भी है, एक प्रेशर एक लड़की पे भी है। लड़के पे प्रेशर ये है कि नाम आगे बढ़ाना है, तो तुम बच्चा करो, बच्चे में लड़का ही करो ताकि नाम आगे बढ़े, लेगेसी बढ़ते रहे। और लड़कियों पे प्रेशर है, अरे फिर लड़की हो गई, ये हमारी नहीं है, इसको तो देना है, शादी करनी है, भेजना है। मैंने कहा इतना प्रेशर खानदान बढ़ाने के ऊपर दोनों बच्चों पे, बोथ द जेंडर्स, क्यों है? आप मर जाओगे उसके बाद देखेगा भी नहीं कि खानदान किस तरफ बढ़ रहा है, किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, उसका कोई नहीं आता देखने के लिए। सो आफ्टर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन ही वाज एट ईज, ही इज लाइक इसकी बात में लॉजिक है, समझ है। उसके बाद से देयर वाज नो टर्निंग बैक। मेरे माँ बाप शायद मुझे आज भी एक लेस्बियन नहीं बुला सके, बट वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं और बहुत प्यार करते हैं। और उसके आगे शायद मुझे नहीं लगता कि उनको मुझे ऑन द फेस दिखाने की जरूरत है कि सुनो अब मैं इससे शादी करूं, ऐसे। उन्होंने उतना बोल दिया, मेरे लिए काफी है। अब मैं शादी करूं, नहीं शादी करूं, कब शादी करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, अगर कभी शादी करूं और वो हैं, अगर हुए, तो आई बी वेरी हैप्पी टू हैव देम। So, I mean, this is something that, I can't say that I understand. बहुत बार होता है ना कि कोई कुछ बताता है आपके तो I understand, but I'm not even in a position to say that I understand. The fact that you're listening so closely and trying to, relate or trying to understand, that itself gives me a lot of peace. बहुत कम लोग मिलते हैं। I'm looking at it from a father and a daughter's relationship. I'm trying to feel, that those emotions. And I think that's very powerful. It is. Nothing else matters. Nothing else matters. Unconditional love वहीं से आता है। Absolutely. Parents and daughter या parents and any kid, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे ही, मतलब after 40 years I've taken a lot of time to understand and realize this, कि पूरी दुनिया हिल जाए या पूरी दुनिया में कुछ भी हो जाए, पेरेंट्स एंड बच्चों का जो रिलेशन है ना, सिर्फ वही अनकंडीशनल लव है। वहां पे कोई भी ट्रांजैक्शनल चीजें नहीं है। बाकी ये रिलेशनशिप के अलावा आसपास सारी चीजें ट्रांजैक्शनल है, चाहे आप क्या बोलते हैं, रियलाइज करो या नहीं रियलाइज करो। बट ये जो रिलेशनशिप है ना, इसीलिए ये अनकंडीशनल है, क्योंकि दे कम आउट ऑफ यू, इट्स पार्ट ऑफ यू। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी इनर मोस्ट फीलिंग्स जो होती है ना, ये हम दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते। दूसरों को तो छोड़िए, इवन हमारे माता पिता के साथ भी हम कई बार हमारी इनर मोस्ट फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते। क्यों ऐसा होता है कि हम शेयर नहीं कर पाते? कहीं ना कहीं हमारे मन में शायद एक डर होता है कि यदि मैं अपनी इस फीलिंग्स को शेयर करूंगा तो मेरे माता पिता क्या कहेंगे, कुछ उन्हें हो तो नहीं जाएगा, मुझे मारेंगे तो नहीं, क्या मुझे घर से निकाल देंगे। इन सारी बातों को लेकर के हम हमारी फीलिंग्स को उनके साथ शेयर नहीं करते। लेकिन दोस्तों, हम जो है ना, एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको हम भूल जाते हैं। इस दुनिया में यदि कोई ऐसी व्यक्ति है जो हमें अनकंडीशनल लव देते हैं, तो वो है हमारे माता पिता। हमारे माता पिता हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमें चाहिए कि हम हमारी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करें, चाहे वो कहीं कोई फेलियर हुआ हो, चाहे वो कुछ ऐसी बात हो गई हो जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इन सारी बातों को हमें हमारे माता पिता के साथ अवश्य शेयर करनी चाहिए। तो यहां पर एक मैसेज मैं देना चाहता हूं कि यदि आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों की बातों को ध्यान से सुने। हो सकता है उनकी चॉइस अलग हो सकता है उनके प्रेफरेंसेस अलग हो, लेकिन यदि शांति से, ध्यान से उनकी बातों को आप सुनेंगे तो आपके बच्चे को यह लगेगा कि नहीं, मेरे माता पिता मेरे साथ खड़े हैं। और यदि आप अपने माता पिता से बात करने से हिचकिचा रहे हैं तो बात अपने माता पिता के साथ अवश्य कीजिए। इस बात को ध्यान में रखिए कि वो सिर्फ आपका भला ही चाहते हैं। कई बार हमारे माता पिता हमें डांट देते हैं, हमें बहुत सारी बातें करने से रोक लेते हैं। इसके पीछे का कारण एक ही है कि सिर्फ वो हमारा
भला चाहते हैं, वो हमें जीवन में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं और इसीलिए वो करते हैं। लेकिन उनका जो प्यार है ना, ये बिल्कुल अनकंडीशनल प्यार होता है। तो अवश्य अपने माता पिता के साथ आप बात कीजिए। दोस्तों, प्रतिभा से बात करते करते हमारे मन में भी एक प्रश्न उठा था, और वो प्रश्न ऐसा था कि क्या प्रतिभा को कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों अलग हूं? बस यही सवाल हमने प्रतिभा से पूछा। तो आइए सुनते हैं प्रतिभा का क्या कहना था। So Pratibha, when you were going through all this, right, from your school days and then junior college and higher education, कभी ऐसा कोई सवाल मन में नहीं आया कि मेरे जो बाकी साथ में पढ़ते हैं वो तो उनको तो दूसरा जेंडर में वो पसंद आ रहा है, और मुझे क्यों ऐसा, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों? वाई एम आई नॉट लाइक देम, और वाई एम आई डिफरेंट? आई रिमेम्बर दैट सॉन्ग, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। Yes, good one. Good one. So, very good question, I would say. I think ये सवाल ना अक्सर अक्सर टिल डेट आता है दिमाग अच्छा। में। ऐसा नहीं है कि लाइफ में जब भी सेटबैक्स आते हैं ना कि तुमको एक तरीके से ट्रीट किया गया, या तुमको बोला कि अरे ये लेडीज लाइन है, चलो जेंट्स में खड़े हो जाओ बिकॉज आप एक तरीके से दिखते हो। तो हर बार तुमको ऐसा सवाल आता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। या जैसे बहुत बार मुझे लोग सर बुला देते हैं बिकॉज द वे आई लुक। मैं बहुत बार हंसती हूँ और बहुत बार ऐसा सोचती हूँ अरे यार मूड मूड के ऊपर है, व्हाट स्टेट ऑफ माइंड यू आर इन उसके ऊपर है। बट आपको एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं इससे। मैंने ना आई थिंक 3-4 साल पहले पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा था। ओके। तो मैंने सोचा नहीं था, जैसे पास्ट लाइफ में हम गोल ओरिएंटेड या लक्ष्य ओरिएंटेड पास्ट लाइफ भी कर सकते हैं, या फ्री फ्लोइंग भी कर सकते हैं। दैट आप किसी भी पास्ट लाइफ में जाओ और विजिट कर लो और देख लो हु यू वर इन योर पास्ट लाइफ। ओके। So I got an opportunity under a very professional, a known person, which I possibly met through one of my astrologer cousins. And she said that in Mumbai there is this person who does past life regression, and क्या आपको लगता है आपको ये करवाना चाहिए? So मैंने कहा हाँ, मेरे लिए नया है, और मैं क्योंकि हमेशा बॉक्स के बाहर सोचते, तो मैंने कहा हाँ हाँ मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, पर करना क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि एक रूम होगा और उसमें बहुत ही गाइडेड तरीके से आपको आपके पास्ट लाइफ में भेजा जाएगा, एंड आप जाकर, या तो जैसे पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों को किसी चीज का फियर होता है, तो वो बहुत ही फोकस्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं कि हाँ मुझे अगर एक ऊंचाई से डर है तो वो कहाँ से आया, तो अपने पास्ट लाइफ में जाकर देख लो। या किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है तो लोग अपने पास्ट लाइफ में जाकर देखना पसंद करते हैं कि ये कहाँ से आया। पर मेरा ऐसा कुछ फियर या फोकस नहीं था उस टाइम पे कि मुझे इसका कारण जानना है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ये सेक्सुअलिटी कुड ऑल्सो बी अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन। कभी नहीं सोचा था मैंने। अच्छा। बट बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। मैंने उस पूरे दिन में मतलब आई थिंक 4 या 5 आवर्स का था वो। वी टुक इनफ ब्रेक्स, और मैंने कम से कम 3 से 4 पास्ट लाइफ करी अपनी। ये 3 से 4 मतलब डिफरेंट पास्ट लाइफ्स, एंड इट वाज बिकॉज इट वाज गाइडेड विद अ वेरी रिनाउंड पर्सन एंड प्रोफेशनल तरीके से था। तो मुझे डर नहीं लगा, मुझे काफी ट्रस्ट था, क्योंकि ये सारी चीजें में ट्रस्ट फैक्टर आता है कि आपको जब पास्ट लाइफ में लेके जा रहे हैं तो वो बंदा लेके जाने के साथ साथ लेके आना भी जरूरी है। तो एक ट्रस्ट फैक्टर था। तो और मैंने जब पास्ट लाइफ शुरू किया तो क्योंकि मेरे पास इसके पहले का कोई एक्सपीरियंस था नहीं, तो आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। जो गाइडेंस सामने से आई, आंख बंद करके आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। एंड इंटरेस्टिंग इनफ कि हर पास्ट लाइफ में मेरा जो बॉडी है, मेरा जो वेसल है, वो ऑलवेज एक आदमी का था। इट वाज नेवर अ वुमन। एंड सरप्राइजिंग पार्ट यह है कि मुझे ऐसा लगा कि व्हाई इन दिस लाइफ आई एम मेड टू बी अ वुमन। ये सवाल आया बिकॉज मैं अपने सारे पास्ट लाइफ में अपने आप को एक आदमी के शरीर में देख रही थी। कभी न्यूयॉर्क में टैक्सी ड्राइवर के तरीके से देखा, कभी एक ब्लैक स्मिथ के तरीके से देखा, कभी किसी और तरीके से देखा। और मेरे दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन था कि ये क्यों हो रहा है। और अगर मैं हमेशा अपने पास्ट लाइफ में एक मेल बॉडी में थी, तो मैं इस लाइफ में फीमेल बॉडी में क्यों हूँ। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग पास्ट लाइफ मैंने विजिट करी थी जिसमें मैं ब्लैक स्मिथ थी, और उसमें
शायद मेरा interaction with women was so much that I possibly never valued them the way they need to be valued. Oh. And मुझे ऐसा लगा कि शायद इस लाइफ में I have been put in a woman's body to start understanding the value of this vessel. Oh. So तब मुझे एकदम अचानक से realization हुआ कि I am born in this vessel in this life as a woman, but also have a very strong masculine thought process or masculine attraction and masculine things, which makes me feel that I'm a very fine balance of a Ardhanarishwar, where you can have a balance of a masculine and a feminine in the same body. So then I also know that it's a balancing factor from my past life to this life. I'm balancing a masculine vessel to a feminine vessel now. So it completely changed my perception of why this body. And उसके बाद से, like I said, कि the questioning has come down. कि why this body? And I went ahead and I made a huge Ardhanarishwar tattoo on my back because मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा significance है. Oh. Masculine, feminine joined together, and this is who I am. ये तो A कभी fine balance. कभी सोचा नहीं था प्रतिभा कि ये significance of Ardhanarishwar, both energies together. Together. Wow. Yeah. So the questioning came down drastically after that. Amazing. It also proves a point that what I do in my past life has an impact on this life for sure. 100%. I mean, I believe in it. It's more to do with who Yeah. believes. So belief is something that आप अगर भगवान में बिलीव कर लो, तो एनर्जी में बिलीव कर लो, तो यूनिवर्स में बिलीव कर लो, और किसी चीज में बिलीव नहीं करते तो फिर इट्स योर चॉइस. Absolutely. It's very individual and it's very what resonates with you is belief. Absolutely. I believe that yes, I'm born to have that, to show the world that there is a fine balance, not only in me but even in you. Like you would have a feminine energy, a very feminine side of you, which will reflect. When you talk to your daughter, there'll be a feminine side Certainly. that will come out and hug her and care for her. Certainly. So that's a feminine side. But at the same time, you also have a masculine side, which will be like protective about your daughter and saying that don't you dare come close to her. Absolutely. Things like that. Every human being has that fine balance of masculine and feminine. सिर्फ realize और feel करना जरूरी है. Absolutely right. In fact, what comes to my mind, Pratibha, now is that, like the way you said that, your interaction with women in past life, and possibly that's why in this life it is like you better experience it. Yeah? Yeah. Can we safely say that when we talk about, LGBT community, people in that community, and you kept on saying this, that possibly बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये feeling क्या है. Agree. And if people start looking at it very differently, or keeping them away and things like that, is there a possibility कि हो सकता है कि शायद next life में I may have to experience it too if I'm abusing that Wow. too much. Wow. So Manish, बहुत ही अच्छी चीज बोली आपने, बट एट द सेम टाइम पता है दो चीजें दिमाग में आई जब आप ये चीज पूछ रहे थे मेरे से. पहली बात तो ये कि जरूरी नहीं है कि क्योंकि ये मेरे पास्ट लाइफ में हुआ है, ये आपके पास्ट लाइफ में होगा और ये बैलेंस हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है. मतलब मुझे इसको इस तरीके से नहीं डालना कि कल से हर कोई बोलेगा अच्छा यू आर फ्रॉम द एलजीबीटी कम्युनिटी, तुम्हारे पास्ट लाइफ में कुछ हुआ है. बट एट द सेम टाइम हम इस लाइफ में जो चीज दुत्कारेंगे, Correct. हमको अपने लाइफ में वो बैलेंस करने के लिए वो चीज से गुजरना पड़ेगा या एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि तभी कर्मा और तभी तुम्हारा कर्मा बैलेंस होगा. कर्मा वापस आएगा and it will balance you. Now again, many people don't believe in past life because I experienced it. I can openly talk about it, but each to its own. I would say कर्मा के बारे में लोग बहुत बात करते हैं, बट कर्मा क्या है, वो किसने एक्सपीरियंस किया और कितना एक्सपीरियंस किया, वो किसी को नहीं पता है. बट मैं बोलूंगी कि रूल बुक पकड़ लो कर्मा को. रूल ये है कि आप अच्छा करो, अच्छाई करो और अच्छाई की उम्मीद करो. आप जितना बुरा करोगे आज नहीं तो कल वो आपके पास फिर से आना है. तो
किसी को धुतकारने से अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको कुछ अच्छाई दे रहा है तो वो अच्छाई नहीं है. बिल्कुल. At the end of the day, accept everything, accept everyone, and I think balance of karma will happen on your own. आपको हिसाब बुक लेकर हिसाब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए कि मुझे सिर्फ अच्छा करना है और सिर्फ अच्छाई करनी है, और वो अपने आप घूम फिर कर आपके पास आएगा. Absolutely. What goes around comes around. Comes around. Amazing. दोस्तों, प्रतिभा की इन बातों ने हमें हमारा जो एज ओल्ड एंशियंट सिद्धांत है उसकी याद दिला दी. कौन सा सिद्धांत? कर्म का सिद्धांत. क्या कहता है कर्म का सिद्धांत? कर्म का सिद्धांत यही कहता है कि आज मेरे साथ जो भी हो रहा है, जिस तरह की घटना हो रही है, मेरी अपनी पर्सनालिटी किस तरह से बनी है, अच्छी घटनाएं हो रही है, तो यही हमें समझना चाहिए कि शायद पिछले जन्मों में मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से ये सारी अच्छी अच्छी बातें मेरे साथ हो रही है. और यदि कुछ ऐसी बातें हो रही है जो कि अच्छी नहीं है, तब भी इसका कारण कहीं ना कहीं मेरे ही अपने पिछले कर्म हो सकते हैं. और यही बात भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने भी बार बार समझाई है कि कर्म ही सब कुछ डिसाइड करता है. यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम अपना भविष्य अच्छा बना रहे हो, और यदि कर्म अच्छे नहीं है तो तुम खुद ही अपना भविष्य खराब कर रहे हो. लेकिन इसके साथ साथ श्री कृष्ण ने एक और बात कही है, और वो ये है कि उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के पास फ्री विल भी होता है. ये फ्री विल क्या है? ये फ्री विल यही है कि हम इस बात को समझें कि किसी और को दोष देने से, सिचुएशन को दोष देने से, ईश्वर को दोष देने से कुछ नहीं होगा. मेरा फ्री विल यही मुझे कहता है कि मैं इस बात को समझूं और इसे मैं एक्सेप्ट करूं और इसी को लेकर आगे चलो. कम से कम इस जन्म में मैं ऐसे कर्म करूं ताकि मेरा भविष्य अच्छा बना रहे. और प्रतिभा के साथ भी यही हुआ. प्रतिभा को इस बात का रियलाइजेशन हो गया कि उनकी जो सेक्सुअलिटी को लेकर के जो इस जीवन में स्ट्रगल थी, वो कहीं ना कहीं उनके पिछले जन्म से जुड़ी हुई है. बस इतना समझते ही उन्होंने इस बात की ओनरशिप ले ली और ये डिसाइड कर लिया कि आगे यहां से मैं अच्छे कर्म करूंगी. दोस्तों, एक और बात यहां पर सामने आती है, और वो ये है कि हम जितने भी लोग हैं, हमारे अंदर पुरुष और प्रकृति ये दोनों ही वास करते हैं. यानी मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी. बिना प्रकृति के निर्माण नहीं हो सकता, क्रिएशन नहीं हो सकता. पुरुष और प्रकृति दोनों ही आवश्यक होते हैं. हाँ, कई बार पुरुष गुण जो है ये अधिक होते हैं, कई बार प्रकृति के गुण किसी में अधिक होते हैं. बस यही फर्क होता है. अदरवाइज बिना पुरुष और प्रकृति के निर्माण कभी भी मुमकिन नहीं है. हम सब के अंदर ये दोनों ही एलिमेंट हमेशा होते हैं, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों करना? और अर्धनारीश्वर इसी बात का प्रतीक है. चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो एलजीबीटी कम्युनिटी से हो, हर एक में अर्धनारीश्वर वास करते हैं. आगे हमने प्रतिभा से पूछा कि यदि कोई एक ऐसा बच्चा है जिसका सेक्सुअल प्रेफरेंस अलग है, तो वो किस तरह अपने माता पिता को अप्रोच करे, और यदि किसी माता पिता को इस बात का पता चलता है अपने बच्चे के बारे में, तो उन्हें इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना चाहिए. तो आइए सुनते हैं प्रतिभा क्या कहना चाहती है. So Pratibha, basis your experience now, because there are so many people. You said that few in community, there are lot many outside the True. community. True. How should parents really, when they come to know, कि हाँ, this is what it is and this is the reality, how should they take this up? One. And second, the teenagers, like you realized, during your school days and later, what should they do? How should they approach, this reality? What is it that you would want? Because हम आज तो बात करते हैं कि दुनिया में ये Yeah. नॉर्मलाइज हो जाए, बट आई थिंक दुनिया में नॉर्मलाइज हो इससे पहले
फैमिली में तो Family. नॉर्मलाइज हो, ये बहुत जरूरी है, उसके बाद अपने आप बाकी सारी चीजें होती है। तो क्या आप यहाँ पर कहना चाहोगे? तो मनीष, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी बोलूंगी वो एक सेट रूल नहीं है या सेट तरीका नहीं है, पर एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप को स्पेशली, या मतलब जो भी आपका बच्चा है और वो आकर आपसे जो कुछ भी बोलता है, मुझे लगता है सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि ये आपका खुद का अ, बच्चा है, आपका खुद का खून है। और वो अगर बोले कि मुझे लड़के पसंद है या लड़कियां पसंद है, या लड़की बोले मुझे लड़की पसंद है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसको क्या पसंद है उससे ज्यादा, उस पे ज्यादा ध्यान देने से ज्यादा आपको अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अ, उसको क्या पसंद है ना पसंद है वो उसको आगे ले जाना है। आपको सिर्फ आपका जो प्यार है वो अपने बच्चों को देना है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि माँ बाप बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं हो। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत बार माँ बाप को बहुत सारी चीजें नहीं भी पता होती है। तो अगर बच्चा जो जो समाज का डर है आपको, क्योंकि ज्यादातर लोगों को समाज का डर होता है, चाहे वो बच्चा एक तरीके का हो या बच्चा ऐसा हो या बच्चा वैसा हो, या लोग क्या कहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, मुझे लगता है कि जिस दिन आप खड़े हो गए ना, कोई मायका लाल आपके बच्चे के बारे में कुछ नहीं कर सकता। और आपको उस दिन खड़े होना होगा और बोलना होगा कि उसको जो भी पसंद है ना, वो मेरा बेटा है और मैं उसके साथ हूँ। तो समाज क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगी, उसका फिक्र मत करिएगा, उसके बारे में डरिएगा मत। और जो बच्चे अपने माँ बाप से ये बता नहीं पा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम लेना, क्योंकि उनको भी थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देना, क्योंकि उनके ज़माने में ये सारी चीज़ें कभी बात भी नहीं की जाती थी, और उनको ये सारी चीज़ें कभी बताई भी नहीं गई हैं। तो अपना दिमाग इस्तेमाल करना और सटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए से टाइम टाइम उनको एक हिंट देते रहना कि अच्छा मम्मा या अच्छा पापा, मेरा ये दोस्त घर पे आ रहा है और मुझे ये बहुत पसंद है। ये एक एग्जाम्पल है। या तो उनको पिक्चर दिखाने ले जाओ, जैसे वो एक पिक्चर थी जिसमें ये गाना है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, अनिल कपूर है जिसमें, तो जी। वो पिक्चर दिखा दो, शायद उनको एक हिंट मिल जाएगा। पर एक साथ एक झटका देने के जगह जहां पे उनको लगे कि हे भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी उतना टाइम दे दो ताकि वो इस चीज को या आपको धीरे धीरे समझ सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो आज तो मैं जाकर माँ बाप को बता ही दूंगा, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। उनको भी उतना ही समय दीजिए जितना शायद आपको लगा आपको समझने के लिए अपने आप को। एक और जरिया है कि आप अपने भाई या बहनों से बात करिए, पर अगेन आप जिससे भी बात करेंगे उसको उस इमोशन और उस सेंसिटिव तरीके से बोलिएगा कि सामने वाला भी समझ सके कि ये जो कॉन्वर्सेशन है वो कितना सेंसिटिव है आपके लिए, ताकि वो इसको एक मजाक से नहीं ले, या इसको इसको शायद इस तरीके से नहीं ले कि आपके ऊपर ये शायद गलत गलत इम्पैक्ट करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने भाइयों को या अपने बहनों को या अपने माँ बाप को बताना चाहिए, एक हिंट के जरिए धीरे धीरे, ताकि एक साथ इम्पैक्ट नहीं पड़े। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। Wonderful. Uh, so Pratibha, I feel like keep talking to you. Likewise. Yeah, because it's you know, all the experiences which you shared, and your thought process is so profound. Um, so on the basis your experiences, this is what you have learned in your life lessons. Yeah. What message would you want to give to our audience? मनीष, लाइफ लेसन्स तो बहुत सारे हैं। आई थिंक देयर एंडलेस लाइफ लेसन्स, एंड पॉसिबली जब तक आई एम अलाइव कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। बट आई वुड से करेज इज समथिंग दैट आई होल्ड ऑन टू। मुझे ऐसा लगता है कि करेज गैदर करने में बहुत टाइम लगता है, बट जब करेज आ जाता है ना तो यू आर अनस्टॉपेबल। सो फाइंड द करेज इन यू। एंड मैं फीलिंग्स को बहुत ज्यादा होल्ड करती हूँ अपने लाइफ में। मुझे अगर कोई फीलिंग अच्छी लगती है तो मैं एक्सप्रेस करती हूँ, फीलिंग्स खराब लगती है तो एक्सप्रेस करती हूँ। मुझे लगता है कि सब चीज कनेक्टेड है।
एक्सप्रेस करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आपके साथ हो रही है और आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो आप अंदर ही अंदर घुट घुट कर खत्म हो जाओगे। तो एवरीथिंग इज लिंक्ड। एक्सप्रेस करो, गैदर फील करो, गैदर द करेज एंड गो अहेड विथ इट, एंड द विक्ट्री इज डेफिनेट बिकॉज लक्ष्य होगा। So that's life lessons. Wonderful, Pratibha. Thank you so much Most welcome. for being with us today on Kahani Hum Sab Ki. It was a pleasure. Thank you for this having chat me. with you. Thank you so much. And from the entire team of Kahani Hum Sab Ki, we wish you all the very best. Thank you. And we will pray to the Almighty to keep you healthy, happy all throughout. Wish all of you all the same. Thank you so Stay much. blessed, stay happy, love some more. Yes. Thank you so much. Thank you. तो ये थी कहानी प्रतिभा सिंह की। प्रतिभा की बातों से 4 बहुत महत्वपूर्ण बात आज हमने यहां पर सीखी। सबसे पहले, our unusual, unconventional life experiences taught us that if we have to bring about a change in this world, we must change ourselves. We must change our perspective and outlook of looking at life. दूसरी बात, let's learn to accept others the way they are with an open mind and open arms. तीसरी बात, let's be more kinder, loving, and let's express more. Last but not the least to learn from her is that whatever happens in life, smile and be happy. The positive energy of her is so infectious and contagious that it rubs on to others. Let's spread positivity, let's be happy, and let's make others happy. दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे इस वीडियो को आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। हो सकता है कई सारे ऐसे लोग हों जो आज स्ट्रगल कर रहे हों अपने माता पिता के साथ बात करने के लिए, या कई सारे माता पिता हो सकते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हो अपने बच्चों के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है उनको एक दिशा मिल जाए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए एक फूड फॉर थॉट लिखा हुआ है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसे पढ़िए और आपके कमेंट्स अवश्य लिख दीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। बहुत जल्द हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए रियल लाइफ हीरो के साथ। तब तक के लिए प्लीज बी हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस। नमस्कार।